बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है द सोलर सिस्टम। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं सोलर सिस्टम को क्विकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सोलर सिस्टम। तो इसमें हम आज पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम हाईलाइट करते हुए सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो हमारा है वो होगा कि जो मीन रेडियस होगा अर्थ के ऑर्बिट का वो अबाउट कितना किलोमीटर है, उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। तो मैं लिख देती हूँ अभी स्टार्टिंग में मीन रेडियस, द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। अर्थ का जो ऑर्बिट होता है द मीन रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अबाउट द सन, सन के अबाउट द सन। इससे पहले कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इतनी बड़ी यूनिट, इतना बड़ा क्वांटिटी है ये जिसको मेज़र करना मीटर में तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए स्पेसिफिक नेम हमने दिया है, साइंटिस्ट ने दिया एक्चुअली। तो इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU से डिनोट करते हैं हम इसको इन शॉर्ट। और ये कितना है? इट इज़ इक्वल टू 149,597,871 किलोमीटर। तो आप इसे ऐसे कह सकते हो, इट इज़ अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। 15 करोड़ किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया जिसमें हमने ये जाना कि जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं अर्थ के ऑर्बिट से, अर्थ के रेडियस से अर्थ के ऑर्बिट का, वो होता है अबाउट द सन इज़ 15 करोड़ किलोमीटर। और उसको कहते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेज़र करते हैं। सेकंड पॉइंट जो होगा हमारा वो ये है कि जो नियरेस्ट पॉइंट होगा और फारदेस्ट पॉइंट होगा एक प्लैनेटरी ऑर्बिट में सन के अराउंड, उसे हम कहते हैं पेरिलियन और एपीहीलियन। हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि अगर हमारा ये सन हमने मान लिया, दिस इज़ द सन, और एक ऑर्बिट है प्लैनेटरी ऑर्बिट। ज़्यादातर ऑर्बिट इलिप्टिकल शेप में होते हैं ना, तो ये इलिप्टिकल शेप, ये मैंने मान लिया कि ये इलिप्टिकल शेप है। तो इसका दो फोकस होगा, एक फोकस यहाँ पे मान लीजिए और एक फोकस यहाँ पे मान लीजिए। तो सन यहाँ पर है अगर वन ऑफ द फोकाई, तो यहाँ पे अगर सन हमने एज्यूम किया है और ये वाला ऑर्बिट है, इस पर कोई प्लैनेट है, सपोज दैट अगर अर्थ ही है, तो ये अर्थ अगर यहाँ पे है, अर्थ अगर यहाँ पे है, तो सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है। और अगर अर्थ यहाँ पे होगा तो सन से ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा सन से, क्योंकि सन तो फिक्स है। और रोटेट कौन कर रहा है? अर्थ रोटेट कर रहा है। किस में रोटेट कर रहा है? प्लैनेटरी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस हो गया इसे हम कहेंगे पेरीहीलियन। तो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है तो ये पॉइंट पेरीहीलियन कहलाएगा। पेरीहीलियन। एंड जो फारदेस्ट पॉइंट होगा तो ये वाला फारदेस्ट पॉइंट हो जाएगा सन से अर्थ का। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये पॉइंट का, ये पॉइंट हम कहेंगे एपीहीलियन। तो इन शॉर्ट आप ऐसे लिखो, नियरेस्ट पॉइंट around sun and second one is farthest point around sun
इसको अलग कलर से अगर हम ले लें तो ये कहलाएगा पेरीहीलियन, पेरीहीलियन, एंड सेकेंड विल बी कॉल्ड एपीहीलियन। यहाँ तक ओके है। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा कि अर्थ जो है वो कितने किलोमीटर पे पेरीहीलियन वाला पॉइंट हमें मिलेगा, या फिर एपीहीलियन हमें कितने किलोमीटर पे मिलेगा, और कौन से टाइम हम मेज़र करेंगे तब हमें वो डिस्टेंस मिलेगी। तो उसके लिए एक पॉइंट लिखना सबसे सही होगा कि अर्थ इज़ अबाउट 147.1 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन एट पेरीहीलियन। हमारे लिए ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है और ये किलोमीटर इम्पॉर्टेंट है। 147.1 मिलियन किलोमीटर पेरीहीलियन पर इन अर्ली जनवरी, ये हमें देखने को मिलेगा अर्ली जनवरी में। एंड उसके अपोजिट अगर हम देखें एपीहीलियन वाला केस, तो एपीहीलियन वाला जो पॉइंट है वो ऐसे लिख लेंगे, इन कॉन्ट्रास्ट टू अबाउट 152.1 मिलियन किलोमीटर। देखो आप यहाँ पे नोटिस करो कि पहला जो डिस्टेंस है पेरीहीलियन वाला, पेरीहीलियन मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, पेरीहीलियन वो डिस्टेंस जो कि पास में है, सन के पास में है। सन के पास ये वाला डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस सन से दूर है। तो ये अपार्ट मतलब दूर, अपार्ट वाला पॉइंट कहलाएगा एपीहीलियन। तो जो अपार्ट है, जो ज़्यादा दूर है, उसका डिस्टेंस भी देख लो आप, ज़्यादा दूर है या नहीं, 152.1 मिलियन किलोमीटर। और जो पास वाले डिस्टेंस थी वो थी 147.1 मिलियन किलोमीटर। तो ये कब देखने को मिलेगा? एट एपीहीलियन इन अर्ली जुलाई 6 मंथ्स का डिफरेंस है, अर्ली जुलाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि आप देखो कि एज अर्थ बाउंड ह्यूमन जो है, वी हैव अडॉप्टेड दी प्लेन इन विच अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमने एक ऐसा प्लेन माना है जिसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है अर्थ, सन के चारों अराउंड रिवॉल्व करती है, और वो प्लेन हमने मान लिया इक्लिप्टिक है। जैसे कि हमने अपना रेफरेंस प्लेन मान लिया सोलर सिस्टम का, कि पूरा सोलर सिस्टम इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये कन्वेंशन अगर हमने माना है, तो अर्थ जो है, अर्थ का इंक्लिनेशन कितना होगा? तो अर्थ का इंक्लिनेशन होगा 0 डिग्री का। तो पहले ये लाइन में लिखती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, एज earthbound humans we have adopted the plane in which the earth moves around the sun इक्लिप्टिक, जो मैंने भी बताया, ये इक्लिप्टिक हमने रेफरेंस माना है एज आवर रेफरेंस सिस्टम, एज आवर रेफरेंस प्लेन फॉर द सोलर सिस्टम। यहाँ तक तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो इस कन्वेंशन से, जो विद दिस कन्वेंशन में सारा पॉइंट लिख देती हूँ ताकि आप अगर खुद से भी समझे, पढ़े तो समझ में आ जाए। तो विद दिस कन्वेंशन द अर्थ हैज़ एन ऑर्बिटल इंक्लिनेशन विथ ऑफ 0 डिग्री। अर्थ हैज़ एन ऑर्बिटल, ये क्वेश्चन अगर आ गया, आप देखो
आपको लगेगा कि इतना बड़ा बड़ा मैं क्या लिख रही हूँ पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ में लाइन बड़ी बड़ी लिखी हुई, लेकिन इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि अर्थ का इंक्लिनेशन क्या, ऑर्बिटल इंक्लिनेशन क्या होगा अदर सोलर सिस्टम बॉडीज से। तो वो हम देखेंगे कि वो पहले तो इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन ऑफ ऑर्बिटल इंक्लिनेशन ऑफ 0 डिग्रीज 0 डिग्रीज 0 डिग्रीज किसके साथ, एंड द ऑर्बिटल इंक्लिनेशन of other solar system bodies are, and the orbital inclinations of other solar system bodies are measured relative to this। और बाकी को हम कैसे मेज़र करेंगे, तो इसको इसी के रिलेटिवली मेज़र करेंगे, उसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। टिल देन रिलेटिव टू दिस, तो अगर एग्जांपल हम लेके देखें, जो एग्जांपल लिया मैंने मार्स के लिए, क्या करेंगे, मार्स अगर हमने लिया है तो मार्स का ऑर्बिटल इंक्लिनेशन होगा हैज़ एन, पहला एग्जांपल है हैज़ एन orbital inclination of 1.85 डिग्री। देखो अर्थ में हमने ऑर्बिटल इंक्लिनेशन लिया था 0 डिग्री, मार्स का ऑर्बिटल इंक्लिनेशन है 1.85 डिग्री, रिलेटिव है ये। और फिर अगर दूसरा वाला अगर हम चेक करें मरकरी का, तो मरकरी का जो ऑर्बिटल इंक्लिनेशन होगा 7 डिग्री 7.00 डिग्रीज लिख सकते हैं। प्लूटो का अगर हम प्लूटो की बात करें तो प्लूटो का इंक्लिनेशन है ऑर्बिटल इंक्लिनेशन, इट विल बी बहुत ज़्यादा है, ये 17.15 डिग्रीज। तो हमें जल्दी जल्दी तीन डिग्रीज याद हो गई, 4 एक्चुअली याद हो गई। सबसे पहला एक अर्थ का तो हम भूलना नहीं है ना, अर्थ का हमें याद रखना है, अर्थ का है 0 डिग्रीज, और उसी के रिलेटिव में हमने सारा निकाला है। तो मार्स का हो जाएगा, मार्स का 1.85 डिग्रीज, मार्स का, मरकरी का 7 डिग्रीज, प्लूटो का 17.15 डिग्रीज। बस इतना हमें याद रखना है इस पैराग्राफ में। इसमें बस हमारे लिए इतना ही काम का था कि हमें याद रखना अर्थ 0 डिग्री इंक्लाइंड होता है ऑर्बिटली। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऐसे हो सकता है कि मरकरी जो डे होगा, मरकरी डे लास्ट लॉन्गर दैन अ मरकरी ईयर। तो ये एक पॉइंट है, बस आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मरकरी डे लास्ट 1 मिनट, मरकरी डे lasts longer than a mercury year। एक मरकरी ईयर में जितने दिन होते हैं उस मरकरी ईयर, अब इसका भी थ्योरी का डीप मीनिंग है, बट वो भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। पहले पॉइंट्स हम लोग जल्दी याद कर लेते हैं। तो वेनस है, वेनस में कोई भी मैग्नेट नहीं होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वीनस हैज़ नो डिटेक्टेबल मैग्नेट, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, अभी तक तो डिटेक्ट नहीं कर पाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि मरकरी हैज़ द लोएस्ट ऑब्लिक्विटी ऑफ रोटेशन एक्सिस। लोएस्ट ऑब्लिक्विटी मरकरी, ये भी एक पॉइंट है जो हमें याद रखना है। मरकरी हैज़ द लोएस्ट, सबसे कम ऑब्लिक्विटी ऑफ रोटेशन एक्सिस होता है। रोटेशन एक्सिस, रोटेशन एक्सिस मतलब उसका अपना एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, तो वो होगा लोएस्ट
होगा 0.1 डिग्री, और वेनस जो होगा एंड प्लैनेट वेनस, एक प्लैनेट हो गया मरकरी, दूसरा वेनस का जो होगा वो मैक्सिमम ओब्लिक्विटी होगा। एंड वेनस हैज़ द हाईएस्ट ओब्लिक्विटी ऑफ रोटेशन एक्सिस। तो हमने थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली, एक्सिस के बारे में, इंक्लिनेशन के बारे में। तो मरकरी का क्या है 0.1 और वेनस का 177.4 डिग्री, विच इज़ रियली वेरी हाई डिग्री। तो ये हाईएस्ट होता है वेनस में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अर्थ का ऑब्लिक्विटी क्या होता है। ऑब्लिक्विटी अर्थ का, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ का जानना ज़रूरी है। तो अर्थ हैज़ द ऑब्लिक्विटी ऑफ, अर्थ हैज़ द ओब्लिक्विटी ऑफ 23.45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया अर्थ का ऑब्लिक्विटी। उसके बाद हमारा है कि 1 मिनट, हाँ, इसके बाद हम देखेंगे डेंसिटीज़ के बारे में। तो किसका हाईएस्ट डेंसिटी होगा, तो सारे प्लैनेट्स में अर्थ का जो डेंसिटी होता है वो हाईएस्ट होता है। तो मैं लिख देती हूँ अमंग द प्लैनेट्स, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज़ तो बहुत सारी है, हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। तो अमंग द प्लैनेट्स अर्थ, planet Earth has the highest density, highest density। और डेंसिटी कितनी होती है वो भी हमें याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ अबाउट 5515 kg पर मीटर क्यूब। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Am I right? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये तो हम लोग जानते ही होंगे कि जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे जुपिटर के बारे में ही कि जुपिटर के पास कितनी सैटेलाइट्स है। सो ये हो जाएगा जुपिटर हैज़ एटलीस्ट लिख रही है, मतलब मैक्सिमम, ये मिनिमम इतनी सैटेलाइट्स तो है ही। सैटेलाइट्स 63 सैटेलाइट्स होती है, हमें याद रखना है। सैटेलाइट्स, मून भी कह सकते हैं इसको। ऑफ विच, जिसमें से 4 लार्जेस्ट है। ऑफ विच दी, जो 4 लार्जेस्ट उनके नाम बता रही हूँ मैं। ऑफ विच दी 4 लार्जेस्ट सैटेलाइट्स आर, नंबर 1 इज़ लो सैटेलाइट, LO, लो सैटेलाइट। फिर है यूरोपा। ये सारे नाम से हैं उसके सैटेलाइट्स के, जुपिटर के। उसको मून्स भी कह सकते हैं। गैनीमेड। ये सारे क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रहने ही चाहिए। 63 सैटेलाइट्स एंड मेजर वंस आर लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। अभी याद हो गया, ऐसे याद रखना आप लोगों को। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि गैनीमेड जो है ना वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। यानी कि जुपिटर तो लार्जेस्ट प्लैनेट है, लेकिन जुपिटर का ही एक मून, यानी जुपिटर का ही एक सैटेलाइट टोटल सैटेलाइट्स से लार्जेस्ट है। यहाँ पे मुझे लिखना था गैनीमेड। गैनीमेड सैटेलाइट इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट of the solar system, और उसका रेडियस क्या होगा, अगर वो बड़ा है तो उसका कुछ रेडियस है विद द रेडियस ऑफ, याद रखने के लिए, विद द रेडियस ऑफ 2631
किलोमीटर, ये उसका रेडियस होगा, इतना बड़ा ये सैटेलाइट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सैटर्न के बारे में। तो सैटर्न जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। सैटर्न इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट क्या था? जुपिटर। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये हमें पता है। उसके बाद का पॉइंट ऐसा हो सकता है कि हम डेंसिटी के बारे में पढ़ ले सैटर्न का। तो मीन डेंसिटी, द मीन डेंसिटी of the Saturn, the mean density of the Saturn is 687 kg per meter cube, which is the lowest in solar system. लोएस्ट डेंसिटी है सैटर्न का, इसलिए बहुत ही हल्का प्लैनेट भी कहा जाता है। विच इज़ द लोएस्ट डेंसिटी, सबसे हल्का प्लैनेट सैटर्न होता है डेंसिटी। विच इज़ द लोएस्ट डेंसिटी, लोएस्ट इन डेंसिटी। विच इज़ द लोएस्ट इन सोलर सिस्टम लिख देती हूँ ना। एंड लेस देन दैट ऑफ वाटर ऑल्सो। देखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम भी हो गया ना, और वाटर का होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वाटर से भी कम डेंसिटी है सैटर्न की, इसलिए इसको सबसे हल्का ग्रह कहा जाता है। और ये वाटर में फ्लोट भी कर सकता है। अगर क्वेश्चन आया विच प्लैनेट कैन फ्लोट इन वाटर, देन आंसर विल बी सैटर्न। उसके बाद एक सैटर्न के लिए और एक पॉइंट हम लोग लिख ले कि मीन डेंसिटी, सैटर्न हैज़ मोर देन 30 मून्स। सैटर्न, जुपिटर में हमने देखा था कितने मून्स होते हैं, जुपिटर में 63 मून्स होते हैं। मून्स और सैटेलाइट्स एक ही है। और एंड सैटर्न हैज़ मोर देन 30 मून्स। और इसमें जो लार्जेस्ट है उसे कहते हैं टाइटन। द लार्जेस्ट ऑफ विच इज टाइटन। लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम है टाइटन। उसमें लार्जेस्ट सैटेलाइट जुपिटर में जो लार्जेस्ट था उसका नाम था गैनीमेड। ओके, ये हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो आप देखिए, केपलर्स एक साइंटिस्ट थे। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ जो था हमारा, वो कहता है केपलर्स फर्स्ट लॉ इज द consequence of the conservation of energy। ये एनर्जी कंजर्वेशन का कंसिक्वेंस है, जिसमें कि जो एक प्लैनेट है, वो जो भी प्लैनेट है वो सारे सन का चक्कर लगा रहे, सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, ऑर्बिटिंग द सन। यही कहा केपलर्स के फर्स्ट लॉ ने। एंड द सेकेंड वन, केपलर्स सेकेंड लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ जो है, इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ, इट इज़ द consequence of the conservation of angular momentum। इसमें बात की गई है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में सेकेंड लॉ में। उस प्लैनेट की एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट। Now we will talk about the Kepler's third law, which says that
Kepler's third law results from the balance between Kepler's third law results from the balance between the force of gravitation attracting the planet towards what? Towards sun. Attracting the planet towards the sun and the centrifugal force, और जो centrifugal force लगेगा, centrifugal force मतलब कि बाहर की ओर जो force लग रहा है away from the sun, centrifugal force बाहर मतलब कि एक ऑर्बिट है उसमें बाहर की ओर फोर्स लग रहा है उस ऑर्बिट की बाहर, तो अवे फ्रॉम द सन, अवे फ्रॉम द सन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल स्पीड। ये क्यों होता है ये फोर्स? ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल स्पीड। तो ये हमने थर्ड लॉ भी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट एंड सन से रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो उसमें एक टर्म है बोर्ड्स लॉ। बोर्ड्स लॉ बोर्ड्स लॉ, व्हाट इज दिस लॉ? तो ये जो बोर्ड्स लॉ है ना, ये प्लैनेट एंड सन के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें मैं ऐसे लिख दूँ पहले कि अगर कोई सीरीज़ ले लिए नंबर्स का, इस सीरीज़ ऑफ नंबर्स है, ठीक है, हमारे पास, जिसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज dn एक टर्म है जो डिस्टेंस बता रहा है। मान लिया हमने वो है 0.4, जहाँ पे n की वैल्यू हमने 1 रखी है। ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, उसमें अगर n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये रिजल्ट मिलेगा dn इक्वल्स टू 0.4। और अगर dn इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.3 इंटू 2 टू द पावर n-2, ये वाला जो टर्म है ये उसके लिए वैलिड है जिसका वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। यानी कि 1 के लिए हमेशा ये वाला टर्म लेंगे, और जहाँ पे n इक्वल्स टू 2 यूज़ करना शुरू कर दिए और ग्रेटर दैन 2 यूज़ करना शुरू कर दिए, तब हम dn में ये वाला वैल्यू में यहाँ पे n पुट करते जाएंगे और अपना वैल्यू चेंज करते जाएंगे। मतलब dn हमें अलग अलग मिलता जाएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 0 का वैल्यू होगा 1, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 0.3 रह जाएगा। तो जो dn यानी n की जगह 2 रखा है हमने ना, तो d2 जो मिलेगा, देखिए आप, d1 हमें जो मिला 0.4 ही मिल गया, d2 जो हमें मिला वो ऐसे मिलेगा ना, 0.4 प्लस 0.3 विल बी इक्वल टू 0.7। तो एक जो सीरीज़ बनेगा वो ऐसे बनता जाएगा, 0.4 प्लस 0.7 प्लस सो ऑन। तो इसी सीरीज़ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, इसी सीरीज़ की बात हम कर रहे हैं। तो जो एक्सप्रेशन जो हमें मिलेगा ना, दिस एक्सप्रेशन gives the distance dn in astronomical units, AU ऑफ nth प्लैनेट। जिस भी प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं सन से, nth प्लैनेट फ्रॉम द सन। और मैंने पहले ही बताया था कि ये बोर्ड्स लॉ बताता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन।
तो कौन सा प्लैनेट, हमारे पास जितने प्लैनेट है उसका सीक्वेंस नंबर लिख दिया और ऐसे हम निकाल लेंगे डिस्टेंस। तो ये हो गया बोर्ड्स लॉ के बारे में थोड़ा थोड़ा। अब हम देखेंगे एक कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस, तो उसमें हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जर्वर और सोर्स का केस हम देख लेते हैं कि when the source is moving relative to a standing observer, standing observer तो क्या कंडीशन होगी, हमारे पास दो चीज़ें होंगी। जब सोर्स है वो रिलेटिव है एक स्टैंडिंग ऑब्जर्वर के, तो या तो वो ऑब्जर्वर के पास जा रहा होगा या तो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा। तो हम पहला केस ले लेते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, टुवर्ड ऑब्जर्वर। तो इस केस में हम देखेंगे क्या हो रहा है कि जो वेवलेंथ होगी, द वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इन दोनों का आपस में इन्वर्स का रिलेशन है। जो वेवलेंथ होगा, हमें बस ये चीज़ याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसको यूज़ करके, ये जो कंसेप्ट है। तो उस टाइम हमें माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। तो वेवलेंथ डिक्रीजेस, हम सिर्फ रिजल्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, और फ्रिक्वेंसी के टर्म में अगर हम बात करेंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा, और द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज। और सेम सेकेंड वाले केस में वाइस वर्सा हो जाएगा। फिर भी मैं वो लिख देती हूँ कि अगर सोर्स जो है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, सोर्स इज़ अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो हमारा वेवलेंथ में कैसा चेंजेस होगा। तो द वेवलेंथ increases or the frequency decreases। फिर है, हमने ये देख लिया। अब दूसरा टर्म हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला के टर्म में। तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमें देखना पड़ा, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी हम लिख दिए, और कोई मूविंग सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें, मूविंग सोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता करनी है या पता है। तो ऑब्जर्वर को जो एक मिनट, पहले तो हम वो दोनों केस लिख लेते हैं कि दोनों केस यहाँ पे भी होगा। फर्स्ट में क्या था कि स्टैंडिंग ऑब्जर्वर था, अभी यहाँ पे क्या है, मूविंग सोर्स है। तो ये डिफरेंस है। ये दोनों सेम ही है एक्चुअली। अभी हमने बस रिज़ल्ट की बात कर ली थी, अब हम उसको फॉर्मूले के टर्म में लिख लेते हैं। तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर फॉर्मूला क्या होगा वो पहले देख ले। ऐसे तो इसके 6 केसेस बनेंगे कि एक बार ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा, फिर एक बार ऑब्जर्वर मूविंग होगा, सोर्स रेस्ट पे होगा, सोर्स मूविंग होगा, ऐसे करके दोनों तरफ से दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो वो बहुत बड़ा, मतलब वो समझने का एक टॉपिक हो जाएगा अलग ही। लेकिन इन शॉर्ट हम ऐसे समझ लें कि F0 है और ये Fs है, और ऐसे हमने लिख दिया V/V - Vs, और S जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स है एंड स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स है। और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे from observer। Fs और यहाँ पर जाएगा V/V + Vs।
यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों हुआ, यहाँ देखिए टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहे हैं ना, तो ऊपर में वो जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़नी चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए ऊपर वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, तो नीचे वाले टर्म को छोटा होना होगा। नीचे वाला टर्म छोटा होने के लिए अगर ये दोनों माइनस नहीं होगा तो ये छोटा कैसे होगा। नीचे वाला टर्म एक्चुअली जितना छोटा होगा ऊपर वाला टर्म उतना ही बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस करना पड़ा। और यहाँ पे ऐड करने से क्या होगा, नीचे वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा बड़ा होता है, डिनोमिनेटर कम छोटा होता है, तो फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा ये वाला टर्म मिनिमम वैल्यू देगा, तो जो ये फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होती चली जाएगी। इसलिए हमने लिखा था कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करने के लिए ये वाली वैल्यू जो है वो ऐड करनी ज़रूरी होगी। ये हमने मैथमेटिकली समझा, इसका फिज़िकल कंसेप्ट भी है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स कंसेप्चुअल, लेकिन अभी हमारे लिए इतना समझना इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमने समझ लिया। और ऊपर में भी वेलोसिटी जो होगी सोर्स की वो ऐड करते हैं, माइनस करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन न्यूमरेटर में, लेकिन वहाँ पे हमने उसको ज़ीरो ले लिया क्योंकि एक चीज़ तो फिक्स है, हमारा स्टैंडिंग ऑब्जर्वर है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए हमने उसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे ज़ीरो लिख ली है। तो वी नॉट भी यहाँ पे लिखते तो वो ज़ीरो है एक्चुअली में, इसीलिए वो वाला टर्म हमने ऊपर में इंक्लूड नहीं किया है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो अब हम एक लास्ट पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर ये वाला सोलर सिस्टम का डिस्कशन अभी ख़त्म करेंगे। तो एक है, इसको हम लोग कहते हैं, पहले बता देती हूँ पॉइंट कि अलग कलर से बताना ज़्यादा बेटर होगा। The color of the star, the color of the star shifts toward red, toward the red end of the spectrum, of the spectrum, जिसकी फ्रीक्वेंसी लोअर होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, इसलिए लिख दिया लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ कलर शिफ्ट होगा। इफ़ दिस स्टार, जब अगर स्टार जो है इज़ रीचिंग फ्रॉम, इफ़ दिस स्टार इज़ रीचिंग फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ and toward the blue, अगर वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और अगर ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है एंड टुवर्ड्स द ब्लू, यहाँ दूसरा केस आ गया, यानी ब्लू के पास, यानी कि हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ, फ्रिक्वेंसी अगर हायर की तरफ वो शिफ्ट कर रहा है, of it is approaching earth, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो स्टार होता है वो शिफ्ट करता है रेड की तरफ, तब वो लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, क्योंकि तब वो अर्थ की तरफ मूव कर रहा होता है। अर्थ क्यों, इफ़ द स्टार इज़ रीचिंग फ्रॉम द अर्थ, वो अर्थ से, इफ़ द स्टार इज़ रीचिंग फ्रॉम द अर्थ, यानी कि स्टार जो है वो अर्थ से वो रेडिएशन जा रहा है स्टार की ओर, एंड टुवर्ड्स द ब्लू ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ इट इज़ अप्रोचिंग अर्थ, यानी कि एक अर्थ है, ऐसे आप समझ लीजिए ये अर्थ है, हाँ, अगर अर्थ की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है कोई रेडिएशन, यानी कि यहाँ पे ब्लू की तरफ, ब्लू में वो शिफ्ट हो रहा है, तो वो अप्रोचिंग का केस है, ठीक है। और शिफ्ट हो रहा है अगर रेड की तरफ, तो वो उसमें रीच हो रहा है, यानी कि यहाँ से वो जा रहा है, तो ये है रेड। तो यही होता है रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बस हमें भी थोड़ा सा इतना ही याद रखना है, इसमें 2-3 चीज़ें और आती है, ग्रेविटेशनल
एंड मरकरी प्रेसीजन एंड और वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।